हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में ना हमने रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ा था और उसके हमने सारे केसेस कर लिए, डायग्राम्स भी बना लिए, उसको न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब हम आगे फिर TIR की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। जो अगली एप्लीकेशन आती है TIR की, वो आती है मिराज। ये 9th-10th में पढ़ा होगा आपने। मिराज को हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज इज़ ए ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब है कि हमें लग रहा है कि सामने पानी है, लेकिन है नहीं। हमें लग रहा है कि सामने बारिश हुई है, पानी गिरा हुआ है, लेकिन जैसे हम नज़दीक जाते हैं सामने पानी नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। मतलब जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं है। और मिराज जो वर्ड है ये बना है मृग से। मृग को संस्कृत में मृग कहते हैं और हिंदी में हम हिरन कहते हैं। राजस्थान साइड में गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो मृग है, जो हिरन है, वो भागता रहता है और उसको लगता है कि सामने पानी है और पानी होता नहीं। तो पानी के वो भागता रहता है, बस उसको लगता है कि सामने पानी है, पहुँचता है सामने, उसको लगता है थोड़ा और आगे जाके पानी है, लेकिन पानी आगे होता नहीं। तो वो मिराज है। देखते हैं मिराज कैसे काम करता है, क्या चीज़ है ये हमने बनाया, सरफेस बनाया, इसमें रे डायग्राम्स ही है, बस लिखेंगे नहीं, कुछ पढ़ना अपने बुक में से है। ये सैंड है। गर्मी ज़्यादा है राजस्थान साइड पे, तो सैंड गर्म हो जाएगी। अगर सैंड गर्म हो जाएगी तो सैंड के लिंक में जो एयर की लेयर्स होगी, सैंड के कॉन्टैक्ट में जो एयर की लेयर्स होगी वो भी गर्म हो जाएगी। तो नीचे वाली जो एयर है वो हॉट एयर है, ऊपर वाली जो एयर है वो कोल्ड एयर है। जैसे जैसे ऊपर अपन जाते रहेंगे एयर ठंडी होती रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा, सॉरी। ये आपने याद रखना है। जितनी एयर गर्म होगी उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, साइड पे लिख लेंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ करता है। तो हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऊपर जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक ट्री बना दिया। इस ट्री पे सन की लाइट फॉल कर रही है। जब सन की लाइट फॉल कर रही है तो ट्री से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर आ गई। इस इंटरफेस में अपर साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो है μ2, लोअर साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। मैंने आपको अभी बताया है कि ऊपर जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब μ2 की वैल्यू μ1 से क्या है, ज़्यादा है। तो जो रे है ये कहाँ जा रही है, अब इस इंटरफेस पे रे कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी रे डेंसर से रेयर जाएगी तो TIR ही होगी। नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमने मान लिया कि जो एंगल आई है ना वो क्रिटिकल से कम है, TIR नहीं हो रही। तो जो रे है ये इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रे नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो TIR होगी या रिफ्रैक्शन होगी। हमने कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे TIR नहीं हो रही, रिफ्रैक्शन हो रही है। अब ये रे पहुँची इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 डैश ऊपर वाले का, नीचे वाले का है μ1 डैश। ऊपर जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है हर जगह, इधर अलग है, इधर अलग है, ऐसे इस पॉइंट पे अलग है, नीचे अलग है। अब ऊपर ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे कम है। जैसे जैसे अपन नीचे आते रहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहेगा, म्यू डिक्रीज़ करता रहेगा, क्योंकि ऊपर जाते हुए म्यू इंक्रीज़ कर रहा है, नीचे आते हुए म्यू डिक्रीज़ करेगा। अब एंगल बढ़ गया,
ये एंगल आर है, ये एंगल आई डैश हो गया, आई से ज़्यादा आई डैश, आप सामने देख सकते हो। अब ये एंगल लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, इस पॉइंट पे रे कहाँ जा रही है, पहले ये चेक करेंगे, डेंसर से रे इधर जा रही है रे, और एंगल आई लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि एंगल आई किससे ज़्यादा बन जाएगा, क्रिटिकल से ज़्यादा बन जाएगा। हो सकता है कि वो पहले स्टेप में क्रिटिकल से ज़्यादा बन जाए, मे भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सेकंड स्टेज पे अपन मान रहे हैं। तो TIR हो जाएगी, तो ये रे इधर चली जाएगी। जब ये रे TIR करके इधर चली जाएगी, पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन हो रही है, पॉइंट बी पे हो रही है TIR। जब मैं इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँगा, तो यहाँ पे हमें ट्री की इमेज दिखाई देगी। कौन देखेगा इमेज, जिसके पास से रे जा रही है, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि इधर ट्री की इमेज बन रही है। जब ये सामने देखता है तो इसको ओरिजिनल ट्री दिखाई देता है, नीचे देखता है तो नीचे भी ट्री की इमेज दिखती है, तो इसको लगेगा कि यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और उस पानी के अंदर ट्री की इमेज बन रही है। तो ये जो मृग है, जो हिरन है, ये पानी की तलाश में आगे आगे भागता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा पानी है नहीं इधर, तो इस तरह ये चलता रहता है बस। तो इस चीज़ को हम ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं, और ये आजकल हम पंजाब में भी देख रहे हैं। अगर आप गर्मियों के दिनों में हाईवे पे जाते हैं तो हमें लगता है कि सामने बारिश हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे हम नज़दीक जाते हैं वो पानी मतलब लगता ही नहीं हो। तो मिराज मेनली होता है हॉट एरियाज़ में। पंजाब का भी अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमें हाईवेज़ पे भी मिराज दिखता है। मिराज मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन, हमें लगता है कि सामने बारिश हुई है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसकी सारी थ्योरी अगर मैं लिखवाऊंगा तो बहुत लेंथी बनेगा, आपने इसको बुक से रीड करना है और अपनी लैंग्वेज में बनाना है। अगली एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। लास्ट एप्लीकेशन है TIR की, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक थिन फाइबर है, एक थिन वायर समझ लो आप, एक थिन वायर है। उस थिन वायर में जो इनर मीडियम है, इनर जो भी हमने डाला वायर के अंदर, उसको हम कहेंगे कोर। एक तरह का ग्लास वायर है ये, और उसके ऊपर जो कवरिंग की जाती है वो कवरिंग की जाती है एक मीडियम की। उस मीडियम का नाम होता है क्लैड, CLADD क्लैड। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, एंड जो μ2 है वो हमेशा μ1 से ज़्यादा होगा। मतलब अंदर वाला मीडियम कोर है जो डेंसर है, और इसकी कवरिंग किससे की गई है, क्लैड से, और जो कि कौन सा मीडियम है, रेदर मीडियम है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक थिन फाइबर है, इनर मीडियम इज़ कॉल्ड कोर एंड आउटर कवरिंग इज़ कॉल्ड क्लैड विच इज़ द रेदर। अभी हम वर्किंग करेंगे कैसे ये काम करता है, जस्ट अभी हमने ये ड्रा किया है। ऑप्टिकल फाइबर एक थिन फाइबर है, इसकी जो थिकनेस होती है इट इज़ नियरली, इसकी जो थिकनेस है ऑप्टिकल फाइबर की 1 मिलीमीटर के आसपास होती है। थिन फाइबर है, इसलिए इसको थिन फाइबर को यूज़ करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर की कलेक्शन यूज़ करते हैं, और उस कलेक्शन को हम ऑप्टिकल बंडल कहते हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर के कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, 10, 15, 30 ऑप्टिकल फाइबर हम इकट्ठे लगा के फिर हम यूज़ करते हैं। सिंगल ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करना मुश्किल है क्योंकि ये थिन बहुत ज़्यादा है। अब ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है ये हमने पढ़ना है, तो देखते हैं ये किस तरह वर्क करता है। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ थिन फाइबर मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना होता है। इनर मीडियम इज़ डेंसर,
inner medium is denser called core. Inner medium is denser called core and outer covering is rarer. And outer covering is rarer called clad. आउटर कवरिंग को हम क्लैड कहते हैं और इनर जो मीडियम है उसको हम कहते हैं कोर। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस तरह वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर, ये मैं थोड़ा सा ना इसका मैग्नीफाई व्यू बना रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर का। आउटर कवरिंग क्लैड है और इनर जो कवरिंग है वो कोर है। अब ऑप्टिकल फाइबर में ये सिग्नल एंटर कर रहा है, लाइट एंटर कर रही है, ऑप्टिकल सिग्नल कहते हैं लाइट को, लाइट एंटर कर रही है। अब लाइट कहाँ जा रही है इस केस में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ी डायग्राम सही करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा एंगल पे भेजते हैं, डायग्राम फिर सही बनेगी। इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल आई ज़्यादा दिखना चाहिए, ये एंगल आर कम दिखना चाहिए, बिकॉज लाइट कहाँ जा रही है, रेजर मीडियम से डेंसर में जा रही है ना, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रा किया। जब हमने इस पॉइंट पे बच्चे नॉर्मल ड्रा किया है तो ये एंगल बनेगा आई डैश कह लो, ठीक है। ये आई हो गया, जो बाहर है ये अंदर आई डैश बना। अब इस पॉइंट पे लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, क्योंकि अंदर कोर है और बाहर क्या है, कवरिंग में क्लैड है, डेंसर से रेयर। ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह मीडियम रखे जाते हैं कि आई डैश की वैल्यू किससे ज़्यादा बने, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बने। तो आई डैश की वैल्यू जब क्रिटिकल से ज़्यादा बन जाएगी तो TIR हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे फिर हमने क्या ड्रा किया है, नॉर्मल। अगेन जो एंगल बनेगा, अगर आप दो मैथमेटिकली चेक करो ना, तो ये एंगल आई डैश है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल मान लो 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, मीडियम सारा सेम है इसलिए एंगल सेम रहेगा। अब ये भी एंगल आई डैश हो गया, ये भी किससे ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। अगेन इस पॉइंट पे आप क्या ड्रा करोगे, नॉर्मल। अगेन ये भी एंगल आपके पास आई डैश ही बनेगा और ये एंगल आई डैश किससे ज़्यादा है, अगेन किससे ज़्यादा बनेगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा। तो लाइट रिफ्लेक्टेड बैक, लेकिन अब ये ख़त्म होगी फाइबर, तो रिफ्लेक्टेड जब बैक करेगी तो बाहर आ जाएगी लाइट। तो यहाँ से लाइट एंटर कर रही है और दूसरी तरफ से बाहर आ रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर में मल्टीपल TIR होती है, मल्टीपल TIR। डायमंड में जो मल्टीपल TIR थे वो इरेगुलर पैटर्न था। डायमंड में क्या था, इरेगुलर पैटर्न था, बार बार उसी जगह पे हो जा रही थी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, जब TIR हो रही है तो लाइट आगे आगे प्रोपागेट करती जा रही है। तो इस तरह से काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो लिखेंगे इसका प्रिंसिपल के ऑप्टिकल फाइबर का TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ क्या है, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। ये नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर आपको सिर्फ ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग भी लगा देते हैं, ग्लास की शीट होती है ये। अंदर से जो ग्लो करता होगा ड्यू टू TIR, बट इसको ब्लैक कलर की शीट लगी होती है, ऐसा दिखता नहीं। अब इसका पहला यूज़ क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, इसका पहला यूज़ है कम्युनिकेशन करने के लिए। आज की डेट में जो 4G या 5G पॉसिबल हुआ है वो ऑप्टिकल फाइबर के कारण पॉसिबल हुआ है। आपके घर में जो वाईफाई लगा है, वाईफाई की जो केबल है, कभी भी उनसे पूछना आप केबल ऑपरेटर से, तो वाईफाई की जो केबल है वो कहेगा फाइबर केबल आ रही है,
फाइबर वो कौन सी फाइबर है, वो ऑप्टिकल फाइबर आ रही है आपके घर में। और जब अगर मान लीजिए आपके घर में जो वाईफाई की वायर आ रही है अगर टूट जाती है तो उसको हम नॉर्मल वायर जैसे जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर ग्लास है, कांच है इसके अंदर, तो इसको जोड़ने के लिए अलग से एक मशीन लेके आते हैं वो। तो इसकी लाइव एग्जांपल है ये कि अब जो हमारे घर में वाईफाई का कनेक्शन आ रहा है आज की डेट में, तो वो ऑप्टिकल फाइबर की केबल आ रही है। और आपने देखा है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है तो कम्युनिकेशन में। और लार्ज स्केल पे आपने देखा होगा मोबाइल टावर्स जो होते हैं, मोबाइल टावर्स जो बनते हैं, उन मोबाइल टावर के साथ जो ब्लैक कलर की जो थिक वायर होती है मोबाइल टावर के साथ, वो कौन सी वायर होती है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल बंडल कहते हैं एक्चुअली, ऑप्टिकल बंडल होता है वो। इसी तरह अगर आपने आने वाले टाइम में जैसे 5G स्टार्ट होना है तो अर्थ के अंदर वो केबल डाल रहे हैं, आइडिया कंपनी वाले डालते हैं या जियो वाले केबल डाल रहे हैं अर्थ के अंदर, तो वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो कम्युनिकेशन में इसका मेन यूज़ है, इसी कारण कम्युनिकेशन फास्ट हुआ है। क्यों फास्ट हुआ वो भी बता रहा हूँ। इसमें देखो ये सिग्नल आ रहा है ना, सिग्नल लॉस्ट बिल्कुल नहीं होता। जितनी एनर्जी ये अंदर आ गई है, ये एनर्जी सारी की सारी आगे आगे प्रोपागेट करेगी, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं है, तभी ऑप्टिकल फाइबर कामयाब है, इसमें सिग्नल लॉस नहीं है। सेकंड इसका यूज़ है एंडोस्कोपी करने के लिए। एंडोस्कोपी में आपने नाम सुना होगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में एक थिन फाइबर, ठीक है, बॉडी में डालते हैं और उस फाइबर की हेल्प से बॉडी के इनर ऑर्गन्स की इमेज सामने कंप्यूटर पे देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो हम एंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं बहुत फ्लेक्सिबल फाइबर होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर मान लो एंडोस्कोपी में हमने यूज़ की है, ये फाइबर हमने बॉडी के अंदर डाल दी है, ठीक है। जो फाइबर डालते हैं इसको छोटा सा एक बल्ब होता है, मतलब बॉडी फ्रेंडली होता है। ये मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लीवर है, हमने लीवर की इमेज लेनी है, तो इस बल्ब की लाइट किस पे पड़ेगी, लीवर पे पड़ेगी। लीवर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट किसके अंदर आ जाएगी, लीवर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट एंटर करेगी ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होना है, मल्टीपल TIR, और ऐसे लाइट अंदर प्रोपागेट करती हुई यहाँ से बाहर आ जाएगी, और इसको हम डीकोड करके स्क्रीन पे देख लेंगे कि इसमें इमेज क्या बनी हुई है। तो एंडोस्कोपी में इसका बहुत काम होता है ऑप्टिकल फाइबर का। लेज़र सर्जरी में बहुत काम होता है। थर्ड इसका यूज़ आता है जो सिंपल यूज़ है डेकोरेशन करने के लिए। हम डेकोरेशन में भी ना ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। डेकोरेशन में कैसे ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ना फ्लावर पॉट्स आते हैं, उस पर ना ये थिन फाइबर्स निकले होते हैं। इसके अंदर एक बल्ब होता है, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं, इसके साथ सॉकेट है, बल्ब को जब हम ऑन करते हैं तो ये पूरा चमकता है और यहाँ पे जो बीड है वो ग्लो करता है। डेकोरेशन लाइट्स में हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। तो अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। कम्युनिकेशन वाले की अलग क्वालिटी है, उसमें कोर अलग होगा, क्लैड अलग होगा। एंडोस्कोपी में अलग होगा, और डेकोरेशन में कोर और क्लैड के मीडियम्स अलग अलग होंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ आपको मैंने बताया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। तो ये इसकी 3 एप्लीकेशन बताई है। इसका प्रिंसिपल आपको मैंने बताया है TIR। ऑप्टिकल फाइबर का ना एक आपको मैं NCERT न्यूमेरिकल करवाता हूँ। लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट हम। ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, ऊपर वाली जो कवरिंग है वो क्लैड है, ये हमने बना दिया ऐसे। ये है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बट स्ट्रेट लाइन बना दी है। दिस इज़ द एक्सिस। ये लाइट इधर एंटर कर रही है, ज़्यादा एंगल बना रहे थे।
आई एंगल पे लाइट एंटर कर रही है। अंदर वाला जो मीडियम है μ2, इसकी वैल्यू है 1.68 और बाहर वाला जो क्लैड है, इस क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस so that when the light enter into it, it always experience TIR. When the light enter into it, it always experience TIR. आंसर के लिए आप सब लोग डायग्राम दोबारा बनाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर का यही एक न्यूमेरिकल मेन है। बस देखते हैं, ये एंगल आई है रेजर टू डेंसर। आंसर के लिए डायग्राम आपने दोबारा बनानी है। इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, दिस एंगल इज आर। अब ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, दिस एंगल इज आई डैश। ये इसको TIR करवानी है ना, तो ये एंगल कितना मान लो, C मान लो। जस्ट TIR या TIR करवानी है तो ये एंगल कम से कम कितना होना चाहिए, C होना चाहिए। तो TIR शुरू हो जाएगी। अब पहले हम C की वैल्यू निकालते हैं। साइन C का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था μ1/μ2। कम वाला इंडेक्स ऊपर लिखना है, ज़्यादा वाला इंडेक्स नीचे लिखना है। μ1 की वैल्यू है 1.44 और μ2 की वैल्यू है 1.68। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई बच्चे करेंगे ना, मैं बुक से देख के एंगल्स लिख रहा हूँ, बट पेपर में जो वैल्यूज आएगी वो ऐसे ही आते हैं कि एंगल सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसमें जो सोल्व करके हम C फाइंड करेंगे ना, 59 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब जो C है वो TIR करने के लिए मिनिमम एंगल है। अब डायग्राम में देखना R + C कितना होता है, 90 डिग्री। तो R की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 90 - C। अब ध्यान से बात समझिए, C जो है वो TIR करने के लिए कम से कम एंगल जो चाहिए वो है। अब TIR करने के लिए कम से कम एंगल C है। अगर 90 में से आप कम से कम एंगल माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब R की वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। 90 में से मैंने मिनिमम वैल्यू माइनस की, तो उस तरफ जो R आएगा वो मैक्सिमम ही आएगा। अगर हम मिनिमम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो आपके पास R मैक्सिमम कितना आ गया, 90 - 59। तो R मैक्सिमम की वैल्यू आ जाती है 31 डिग्री। R मैक्सिमम आ गया, बट हमें तो I चाहिए। तो अगर आप पॉइंट A पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, बाहर वाला मीडियम 1 है, अंदर वाला मीडियम μ2 है। अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो 1 × sin I = μ2 × sin R। आपके पास R एंगल क्या है, 31 डिग्री। R एंगल कौन सा है, मैक्सिमम एंगल है। अगर R एंगल मैक्सिमम है तो इधर I के साथ भी आप क्या लगा दो, मैक्सिमम लगा दो। मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी I की। TIR करने के लिए I की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, तो I मैक्सिमम इक्वल टू व्हाट इज़ μ2 1.68 × sin R मैक्सिमम कितना है, 31 डिग्री। तो 1.68 × sin 31, साइन बचे 31 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 0.5156। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8662 आ जाएगा। और ये वैल्यू ना √3/2 के इक्वल होती है। 0.8662 √3/2 आता है सोल्व करके। इसका मतलब आपके पास I की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री होगी। इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो रेंज है
मैक्सिमम एंगल 60 डिग्री आया है, तो इसकी जो रेंज है वो 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक हो सकती है। तो अगर हम लाइट को 0 डिग्री से ज़्यादा और 60 तक के एंगल पे फेंकेंगे ना, तो हर बारी TIR होगी। एवरी टाइम इट एक्सपीरियंस TIR, अगर इसकी रेंज एंगल की 0 से लेकर 60 तक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। कुछ नहीं किया अपन ने, पहले C निकाला, फिर R फाइंड किया, R से हमने I फाइंड किया। तो बाकी बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।